गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो बेटा आज मैंने जो है एक चीज़ जो नोटिस की थी उस दिन मैंने कि जब मैंने इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर आपको कराया था उसके बाद जब मैंने सर्च किया आपके NIOS के पोर्टल पर तो उस पर आपका न्यू सिलेबस भी आ रखा है और न्यू सिलेबस से ही आपके एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है। दूसरी बात ये जो पिछली बुक्स हैं हमारे पास, जिस बच्चे के पास बेटा उससे नहीं पढ़ना है, कोई भी बच्चा उससे नहीं पढ़ेगा, सिर्फ उसमें 2-4 चैप्टर ही हैं जिससे पढ़ना है। आप शुरू से बुक मत पढ़िएगा उसको, ठीक है, क्योंकि वो एग्जाम में नहीं आएगा। दूसरी बात ये है कि जो आपका न्यू सिलेबस आया हुआ है, एक और चीज़ याद रखेंगे आप कि जो आपने टीए में दिया है यानी कि असाइनमेंट बनाया, असाइनमेंट के अंदर जो चैप्टर आए वो चैप्टर आपके थ्योरी में नहीं आएंगे। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो हमारे पास बुक्स अवेलेबल हैं फ़िलहाल, तो उन बुक से वो चैप्टर मैंने निकाले हैं जो चैप्टर आपके आने वाले हैं। तो अभी हम सिर्फ आपको वही चैप्टर पढ़ाएंगे। कुछ समय बाद जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो हम दूसरी आपके लिए जो न्यू सिलेबस वाली बुक है वो लेकर उसमें से पढ़ाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले हिंदी है। ठीक है। हिंदी में आप लोग ध्यान रखेंगे कि बहुत सारी बेसिक चीज़ें भी होती हैं, ग्रामर होती है, मैं यहाँ पर कराऊंगी। ग्रामर को ज़रूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम बुक से पढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर नहीं आते हैं तो हमारे नंबर मिस हो जाते हैं। बट जो ग्रामर होती है उसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको वो कहीं से भी देगा। अगर आपको उसका मेथड आता है, अगर आपको उसकी डेफिनेशन आती है तो आप डेफिनेटली कर लेंगे। ठीक है। तो आज हम जो है हिंदी देखेंगे। बेटा हिंदी का जो आपका कोड है वो है 301, ये 12th वालों के लिए है। ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ कि जो हिंदी की पिछली बुक है उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, किस किस से आ रहा है। तो जो पहला चैप्टर है वो है आपका तुलसीदास। ठीक है। मतलब आप इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन सा आ रहा है। तुलसीदास आएगा आपका, सेकंड मीराबाई भी आएगा। ठीक है। मीराबाई ये जो है आपके सिलेबस में है, न्यू सिलेबस में। आप, मैं इसलिए बता रही हूँ कि इसको आप पढ़ सकते हैं। किससे पढ़ सकते हैं? अपनी पुरानी बुक से। बिहारी जी आएंगे इसमें, ये आपकी महादेवी वर्मा हो गई। ठीक है। महादेवी वर्मा के बारे में आएगा। और आपका आएगा उसमें आप पीढ़ियाँ, तो पीढ़ियाँ, और ये चैप्टर का नेम है भाई पीढ़ियाँ और गिट्टी। ठीक है। यानी कि ये चैप्टर है सभी बच्चे। अब इसमें से अगर कुछ इसमें से अगर आपका 8 से 10 नंबर का भी आ जाता है तो आपके लिए पास होने के लिए कभी कभी 8 से 10 नंबर ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। कभी कभी बच्चा 2 नंबर से भी कंपार्टमेंट ले आता है। ठीक है। तो किसी भी चीज़ को छोटा मत समझिए, किसी भी चीज़ को अनवांटेड मत समझिए। पढ़ाई में जो सिलेबस में हर जगह उसको कैच कीजिए। ठीक है। अब ये आपका हो गया, इतने जो चैप्टर है बेटा ये सारे चैप्टर आपके हैं हिंदी में, जो आपकी पुरानी बुक से हैं, जो मैंने इसमें देखे हैं। ठीक है। दूसरी बात, अब इंग्लिश की बात कर लेते हैं हम कि इंग्लिश में आपके कौन कौन से चैप्टर हैं जो पुरानी बुक से आएंगे। तो उसमें देखिए, उसमें जो है आएगा वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको ये चैप्टर आपकी पुरानी बुक में मिल जाता है बेटा तो ये आप पढ़ सकते हो आराम से। ठीक है। क्योंकि ये इसलिए है कि आपके सिलेबस में आएगा। ये मैं 12th वाले बच्चों की बात कर रही हूँ। ठीक है। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड है आपका इसमें बेटा रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। देखिए रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग जो है एक तरीके से नेम है। उस रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग चैप्टर के अंदर जो पूरा आपका पैरा है, समरी है, वो किस चीज़ के बारे में, क्या टॉपिक है, आपको वो ध्यान रखना है। ठीक है। तो रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग में जो हमारा फर्स्ट 1 2 दो आएंगे इसमें, तो मैं आपको दिखा रही थी 180। इसके अंदर जाकर आप देखेंगे, यानी कि रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग देखने के बाद आपको ये भी देखना है कि ये आ किसमें से रहा है। रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग के अंदर कौन सा इन्होंने
सेक्शन लिया है। इसमें सेक्शंस होते हैं बहुत सारे। एक तो देखिए इसमें एजुकेशन वाला है, ठीक है। एक आपका है कि स्ट्रेस वाला। तो स्ट्रेस इज नथिंग बट मेंटल टेंशन और एंजाइटी विच इज कॉज्ड बाय द वर्क एट द हैंड. So this happen when one is not able to deal with that work. For example, a student who has no aptitude for a subject is completed to the tickets of the other because of the parental pressure. यानी कि यहाँ पे जो स्ट्रेस की बात हो रही है वो एक स्टूडेंट की बात हो रही है कि एक स्टूडेंट के ऊपर एग्जाम का कितना प्रेशर होता है, उसके पेरेंट्स का कितना प्रेशर होता है, वो किस तरीके से उसको हैंडल करता है ना बच्चों. when he or she find it difficult to cope with it and wants a change, the external pressure deny him or her such a change. यानी कि अगर उन पे एक्सटर्नल प्रेशर बच्चे पे होता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, तो बहुत सारे चेंजेस उसकी लाइफ में आते हैं. अभी हम इस चैप्टर के बारे में और भी पढ़ेंगे. तो बेटा ये जो चैप्टर है इसके बारे में आप लेट्स रीड द फाइंड द ऑथर यूज द स्ट्रेस. तो आप ये समझ जाइए कि स्ट्रेस के बारे में अगर आपको ये दिख जाए कि रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग के अंदर स्ट्रेस की बात हो रही है तो आप वहाँ कैच कर लोगे उस चैप्टर को, ठीक है. नेक्स्ट आपका मैं बता देती हूँ, ये भी रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग में आएगा. तो इसके अंदर जो आएगा 199 पेज नंबर है. अगर आपके पास ये बुक अवेलेबल है तो मैं आपको बता देती हूँ बेटा, जो पेज नंबर इस पर रहेगा वो रहेगा 199, ठीक है. तो 199 पेज नंबर पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि एक तो सेक्शन फर्स्ट इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड द ट्रैफिकिंग. तो ये जो बेटा ये है ये ड्रग्स वाला चैप्टर है, यही आपका इम्पोर्टेंट है, यही आने वाला है, ठीक है. इसको याद रखिएगा. तो मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ जिससे आप लोग जब भी बुक खोलें, अगर आपको कहीं से मिली है बुक तो आप इसके चैप्टर को पढ़ सकें. इसमें ड्रग की बात हुई है, इसमें स्ट्रेस की बात हुई है. अच्छा, इसमें एक और चैप्टर हमको मिला है जो आपकी सिलेबस में आने वाला है, वो है आपका भोली, ठीक है. क्या है उसका नाम है भोली. बेटा ये जो चैप्टर है अभी फिलहाल अभी के टाइम के लिए हिंदी इंग्लिश में अगर ये चैप्टर मैं कराती हूँ, आप अच्छे से कर लेते हैं तो एटलीस्ट आप पासिंग मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि उसमें ग्रामर भी होगी तो ग्रामर भी मैं कराऊंगी. दूसरी बात बेटा, हिंदी इंग्लिश पे आपको बहुत ज़्यादा गौर देना है, क्योंकि अदर सब्जेक्ट हमारे पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी हो जाते हैं. तो कभी कभी ये होता है कि हम 45 या 50% नंबर 1 सब्जेक्ट में लाने के लिए हम प्रैक्टिकल का भी यूज़ कर सकते हैं, हम एक सपोर्ट हो गया हमारे लिए. बट हिंदी इंग्लिश में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, आपको वो जो फर्स्ट स्टेप है वो चैप्टर आप गेट यहाँ पे वेयर द माइंड इज विदाउट फियर द स्ट्रेस ड्रग एंड भोली, ये हम पढ़ेंगे, ठीक. अब ये आप अपना नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक. स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप वीडियो पॉज करके भी इसको लिख सकते हैं. तो ये तो आपका कोड है 301. ये किसका कोड है भाई, हिंदी का. जो हिंदी का कोड है वो आपका 301 है. जो आपका इंग्लिश का कोड है बच्चों वो है आपका, मैं बार बार बता रही हूँ, 302. ये अभी हम 12th वाले बच्चों की बात कर रहे हैं, ठीक है. 12th वाले बच्चे इसको पूरा अपने उतार लेंगे. अब हम शुरुआत करते हैं यहाँ से फर्स्ट चैप्टर की, ठीक है. फर्स्ट चैप्टर हमारे लिए है, क्योंकि हमारे लिए फर्स्ट चैप्टर क्यों है, क्योंकि हमारी जो पुरानी बुक है उसके अंदर हमने यही चैप्टर निकाला है. तो अब हमारा जो चैप्टर आता है मैं आपको पढ़ा देती हूँ, तुलसीदास. सभी लोग तुलसीदास जी के बारे में जानते होंगे. कभी कभी इनका जीवन परिचय भी पूछ लिया जाता है, और कभी कभी इनकी जो इन्होंने अपनी भक्ति कालीन चीज़ें लिखी हैं, मानो कोई श्लोक लिखा है या किसी के बारे में लिखा है या किस भक्ति का रूप लिखा है, ये सब कुछ आपसे पूछ लिया जाता है. इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि अलंकार क्या होते हैं, क्योंकि जो ग्रामर होती है वो हर चीज़ में होती है. आपकी थ्योरी जो है ग्रामर से मिलके बनती है, चाहे वो इंग्लिश की हो या फिर वो हिंदी की हो, ठीक है. ये देखिए ये चैप्टर आपकी बुक में है तुलसीदास, ठीक है. तुलसीदास जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने ये पढ़ा दिया है बेटा, तो एक दफ़ा आप पढ़ लीजिएगा. बाकी सभी के लिए ये है कि हम पढ़ेंगे, ठीक है. अच्छा, तुलसीदास ने इसमें भरत का भातृ प्रेम बताया है. अब भरत कौन थे ये आप जान लीजिए. भरत जो है राम के भाई थे,
ठीक है, इसमें यही आया है तो हम यही पढ़ेंगे। आपका तुलसीदास चैप्टर है। तुलसीदास के बारे में आप लोग और भी पता लगा सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। ये अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पे जो बात की है तुलसीदास जी, मोस्टली वैसे तुलसीदास जो थे वो भक्तिकालीन कवि थे। बेटा भक्तिकालीन कवि कौन होते हैं मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि भक्तिकालीन कवि क्या है भाई, बच्चे भी पूछते हैं कि मैम भक्तिकालीन से आपको समझ में आ रहा होगा कि भक्ति की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि भक्ति की, यानी कि पूजा पाठ, किसी की भक्ति में लीन रहना, यानी कि एक जो भक्त होता है, यानी कि एक प्रेयर करने वाला बंदा, बहुत ज़्यादा जो बिलीव करता है रिलीजन में या गॉड में और उसमें ही डूबा रहता है, तो भक्तिकालीन। तो यहाँ पे भक्तिकालीन में इन्होंने भगवान जो राम है, भगवान राम के भाई भरत के प्रेम के बारे में इन्होंने बात की है, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर। तो आप सभी को पता ही है कि रामचरितमानस में एक राम की कथा है, ठीक है। तुलसीदास ने इसी में ही लिखा है कि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम की कहानी है ये। दशरथ के 4 पुत्र थे, चारों में बहुत ही ज्यादा प्रेम था। अच्छा, राम उनमें सबसे बड़े थे, ठीक है, सबके आदर के पात्र थे, यानी कि भाई बड़े थे तो बहुत ज़्यादा इनको एक रेस्पेक्ट दी जाती थी। और उसके बाद राम भी सबसे प्रगाढ़ प्रेम करते थे, यानी कि सभी से मोहब्बत करते थे, अपने बहन भाइयों से, जो भी इनके भाई थे। तो रामचरितमानस में राम और भरत के प्रेम की चर्चा अनेक स्थान पर हुई है। तो इनके जो प्रेम की चर्चा, यानी कि इन्होंने किस प्रकार एक दूसरे के प्रति मोहब्बत रखी, प्रेम रखा, तो इसकी चर्चा बहुत बार आई है। तो उसी में यही पूरी तरीके से बताया गया है, ठीक है। अब आता है भरत का भातृ प्रेम। अच्छा, अब हम पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं सभी बच्चों के साथ कि इसके अंदर कैसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं हिंदी के अंदर चैप्टर में से, ठीक है। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन बनता है बेटा, ये क्वेश्चन मोस्टली फर्स्ट क्वेश्चन ही रहता है मोस्टली बोर्ड एग्जाम का, चाहे फिर वो कोई भी बोर्ड हो। या तो अनसीन पैसेज देते हैं तो अनसीन पैसेज आपको उसके क्वेश्चन लिखने होते हैं। अगर वो सीन पैसेज है तो उसमें क्या पूछेंगे आपसे, हमेशा आपने देखा होगा उसमें एक होता प्रश्न, यानी कि एक्सप्लेन कीजिए, उसका कॉन्ट्रैक्ट बताइए, उसका रेफरेंस दीजिए। तो इसी प्रकार हिंदी के अंदर जो है प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या की बात की जाती है। बहुत सारे बच्चे इसके बारे में नहीं जानते, तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर पूछा कि इस दोहे का, ये क्वेश्चन मैं बना रही हूँ, इस दोहे का संदर्भ सहित, ठीक है, अब इस दोहे का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। मैं आपको ये चीज छोटी सी समझा रही हूँ जिससे आपको ध्यान रहे। अब बच्चों का क्वेश्चन आता है कि संदर्भ क्या होता है और व्याख्या क्या होती है। जब हमें यही नहीं पता होगा तो हम आंसर कैसे देंगे। तो मैं आपका ये चीज क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर बेटा क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर मैं कोई भी श्लोक ले लेती हूँ पहले आपका। अब मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, ये हमारा श्लोक है, ठीक है। श्लोक में आ रहा है हमारा महू, आपका महू स्नेहा, ठीक है, महू स्नेहा सकोच बस, ठीक है। अब आता है सन्मुखी कहीं न बैन, यानी कि यहाँ पे आया, फिर आया सन्मुखी कहीं न बैन, ठीक। अब ये पूरा नहीं होता है, देखिए जो श्लोक होता है बेटा वो 4 चरण में होता है। चरण क्या होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, क्योंकि यहाँ पे कॉमा लग गया। अब मैं यहाँ पे जो लिखूंगी वो लिखूंगी थर्ड। तो दर्शन त्रपितु न त्रपेतु न आजू, ठीक है, आजू लगी प्रेम प्यासे नैन, ठीक है।
अब ये जो उसने हमें श्लोक नीचे लिख के दिया होगा, चाहे वह ये 4 चरणों का हो बेटा, चाहे आधे पेज का हो, अगर उसने हमको ये ऊपर लिखा है कि इस श्लोक का, इस दोहे का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, तो इसका मीन्स ये है, ये हमसे संदर्भ मांग रहा है, फिर हमसे व्याख्या करा रहा है। तो मैं पहले आपको बता देती हूँ कि संदर्भ और व्याख्या बेटा होता क्या है। ठीक है, अब देखिए संदर्भ का मीन्स होता है, जैसे अब हम क्या करेंगे, हम पहले अपना आंसर शीट लेंगे। आंसर शीट में हम यहाँ पे लिखेंगे संदर्भ। ठीक है, संदर्भ लिखने के बाद हम इसमें लिखेंगे, मैं आपको बहुत इजी बहुत ज्यादा इजी एक कॉन्सेप्ट बता दे रही हूँ, एक मेथड, इजी मेथड, कि आप कहीं भी संदर्भ पूछ लेगा, कहीं भी प्रसंग पूछ लेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें क्या होता है, संदर्भ का बेटा मीन्स होता है, वो ये पूछता है कि जो ये श्लोक है ये किस चैप्टर से लिया गया है, ये किस कवि ने लिखा है, और ये किस बुक में आया है। तो हमें ये 3 चीज क्लियर करनी होती है। अगर वो हमें यहाँ पर 5 नंबर का ये श्लोक दे रहा है, तो 2 नंबर वो हमें संदर्भ के देगा और 3 नंबर देगा हमें व्याख्या के। तो मैं अभी व्याख्या बताऊंगी, पहले मैं आपको संदर्भ बता देती हूँ। अच्छा, बेसिकली अगर हम इस चीज को पढ़ेंगे तो बेटा बहुत लेंथी हो जाता है। लेंथी कैसे हो जाएगा, पहले हमें पूरा क्लियर करना पड़ेगा, कैसे क्या 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 नहीं। ठीक है, सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिखना है ये है हमारी, आप इसे नोट भी कर सकते हो, ये हमारी पाठ्य पुस्तक, यानी कि यह है हमारी पाठ्य, यानी कि हमारी पाठ्य पढ़ी हुई पुस्तक। ठीक है, तो पढ़ने वाली पुस्तक है हमारी पाठ्य पुस्तक, हिंदी के कौन से, तुलसीदास नामक, क्या नाम है हमारे चैप्टर का, अगर चैप्टर का नाम तुलसीदास है तो लिखोगे तुलसीदास नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, पाठ से लिया गया है। एक और चीज यहाँ पे पाठ से लिया गया है बात हो गई। अब हम इसको बताएंगे कि इसके रचयिता या इसके कवि कौन है। हमने पहले इसको बताया कि हमारी पाठ्य पुस्तक है हिंदी की। ठीक है, इसके तुलसीदास नामक, यानी कि पाठ का नाम है तुलसीदास, हमने इनको क्लियर कर दिया। अब हम इनको क्लियर करेंगे ये लिखा किसने है। तो एक और चीज आपको याद रखनी है कि अगर वो कहानी है, कोई स्टोरी है, तो उसके लिखने वाले को कहते हैं लेखक। क्या कहते हैं, लेखक। अगर कहानी लिखी हुई है बेटा तो उसके लिखने वाले को कहते हैं लेखक। ठीक है, अगर कोई कविता, कोई श्लोक या कुछ ऐसा आपको मिले लिखा हुआ ये दोहा, तो इसको कवि लिखता है हमेशा। कौन लिखता है, कवि। तो कवि जो लिखेगा वो कैसे लिखेगा है, वो हमेशा गाने के रूप में लिखेगा कि हाँ वो कुछ मतलब लाइंस होंगी उसमें, लिरिक्स होगा, इस प्रकार वो लिखेगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, यहाँ पे हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के तुलसीदास नामक पाठ से लिया गया है। इसके हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसके रचयिता लिख लो या कवि लिख लो, कुछ भी लिख लो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कवि। कवि कौन है यहाँ पे, इनके कवि तुलसीदास। ये कवि कौन है, तुलसीदास। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हाँ ये तुलसीदास जी ने लिखा है। हाँ, तो ये किसने लिखा है, हमारे कवि तुलसीदास
दास जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, लिखा गया है। या रचना की गई है, जी के द्वारा रचना की गई है, ठीक है। ये चीज आप याद रखना कि ये इस तरीके से होगा। तो ये पूरा जो होगा वो आपको इस तरीके से होगा। यानी कि अभी मैंने आपको क्या बताया कि संदर्भ कैसे करना है। तो संदर्भ कुछ नहीं है, सिर्फ संदर्भ में आपको ये बताना है कि ये किस चैप्टर से लिया गया है और ये किस मतलब इसके जो रचयिता है, इसके कवि या लेखक कौन है, और इसके जो कभी कभी जो प्रसंग में ही पूछ लेता है। चलो मैं एक चीज और आपको साथ में बताती हूँ, संदर्भ और व्याख्या पूछ ले, ठीक है, तो आप ये कर देना। बाकी एक और चीज ये पूछता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। साथ साथ ये आपसे पूछेगा प्रसंग। तो आप ये मत कीजिएगा कि ये क्या इसने हमसे पूछ लिया, ठीक है। हमें तो सिर्फ ये बताया गया था कि संदर्भ पूछेगा। तो इस दोहे का प्रसंग, ठीक है, प्रसंग व संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो प्रसंग क्या है, हमारा संदर्भ क्लियर हो गया सभी का। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। तो जब प्रसंग क्या होता है, प्रसंग में आपको एक ऊपर से सिर्फ बात बतानी पड़ती है कि इस श्लोक में इस चीज के बारे में बात हो रही है, ठीक है। इस श्लोक में इस चीज के बारे में अभी पूरा एक एग्जाम्पल करके बताऊंगी आपको। इस श्लोक में इसके बारे में बात हो रही है। अच्छा, अब व्याख्या क्या होता है भाई, व्याख्या के अंदर आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है। दिस इज एक्सप्लेनेशन, ठीक है, दिस इज अ एक्सप्लेनेशन। यानी कि आपको एक्सप्लेन करना होता है कि इसके अंदर किस चीज के बारे में बात हो रही है। कि अगर भरत के बारे में बात हो रही है, भरत उस टाइम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, एक एक वर्ड आपको जो उसमें संस्कृत में दिया गया है या फिर अगर वो इंग्लिश में है तो इंग्लिश में दिया गया है, तो आपको पूरा बोल के उसको एक्सप्लेन करना है। अगर श्लोक के रूप में दिया गया है, हिंदी में दिया गया है, तो आप बिल्कुल उसको अपनी नॉर्मल हिंदी में डिफाइन करोगे, ठीक है। बट हाँ, इंग्लिश में दिया गया है तो बेटा इंग्लिश में आपको क्या करना है, ईजी तरीके से उसको आपको बताना है ओपन करके, ठीक। तो ये आपका 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। अभी हमने जो चीजें पढ़ी हैं वो हमने पढ़ी हैं आपकी। अब हमारा टॉपिक है यहाँ पर संदर्भ, ठीक है, आपका संदर्भ, प्रसंग और आपकी व्याख्या। ये तीनों चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ये हिंदी में जरूर 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 आती है, इंग्लिश में आती है, पर इंग्लिश में ये इनके नेम चेंज हो जाते हैं। देखो व्याख्या को आप ही जानते हैं, एक्सप्लेन कर दीजिए, रेफरेंस दे दीजिए, ठीक है। आपको बताना होता है कि ये किस ऑथर का है, ठीक है, या किस राइटर का है, आपको ये वहाँ पे बताना होता है। एक्सप्लेन करना होता है कि इस स्टोरी के अंदर क्या हुआ था, कैसे हुआ था, लाइक दैट। अगर वो पोयम है तो पोयम को आपको एक्सप्लेन करना होगा कि इसमें रेन की बात हो रही है या क्लाउड्स की बात हो रही है, लाइक दिस, ओके। तो ये जो है आपका, अब हम इसको एकदम क्लियरली पढ़ेंगे, है ना, कि अब ये तीनों चीज कैसे आएंगी, कब आएंगी और कितने क्वेश्चन के, तो सॉरी मार्क्स के आएंगी। और ये क्वेश्चन मैं आपको ये भी बताऊंगी कि दोहे क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं, आपका एक दोहा ले लेते हैं। अब हमने यहाँ पे एक दोहा ले लिया, ठीक। पहले हम एक क्वेश्चन बनाते हैं। हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न फर्स्ट हम इसको बनाते हैं, इस दोहे का प्रसंग, तीनों चीज मैं इसमें ले लूंगी, ठीक है, प्रसंग व संदर्भ के साथ व्याख्या कीजिए। क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। हिंदी में बहुत सारे बच्चों की कंपार्टमेंट आई है, क्योंकि बच्चे ये सोचते हैं हिंदी बहुत इजी है, हिंदी हो जाएगी, बाकी वो हिंदी पे फोकस नहीं करते, अदर सब्जेक्ट को ज़्यादा गौर करते हैं।
तो ऐसा नहीं है, हिंदी इतनी भी इजी नहीं है, आपको मात्रा का भी ध्यान रखना पड़ता है इसमें। ठीक है बेटा, अब हम लेंगे ये वाला दोहा। ठीक है, अब इस दोहे के अंदर क्या लिखा, जो रहीम ओछो, ठीक है, जो रहीम ओछो बड़े, तो हम नॉर्मली एक श्लोक ले रहे हैं और आपको समझा रहे हैं कि आपको किस तरीके से करना है। अति ही इतराय प्यादे सो फर्जी, ठीक है, सो फर्जी भयो। भाई इनकी जो लैंग्वेज आपको हिंदी में मिलेगी तो ऐसी ही मिलेगी, क्योंकि जो पिछले कवि थे उनकी जो लैंग्वेज थी बेटा वो ऐसी ही थी। तो टेढ़ो टेढ़ो वो इसी तरीके से लिखते थे, इसी तरीके से वो लोग इसको पढ़ते थे। ठीक है, अब ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे सभी बच्चों को पहले क्या करना है भाई, इस दोहे का प्रसंग व संदर्भ के साथ व्याख्या कीजिए। पहले हमें पढ़ना है इसको, हमको ये पता होना चाहिए कि ये किस चैप्टर से आया है, लिखा किसने है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज यहीं पर होती है कि भाई ये लिखा किसने है, ये किस, चलो हमें ये तो पता है ये हमारी हिंदी की पुस्तक से आया है, बट हमें ये भी कंफर्म यहाँ पर होना चाहिए कि ये जो है किसने लिखा है। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे ले लेते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं संदर्भ। ठीक है, हम यहाँ पे ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे संदर्भ। संदर्भ क्या है, यह है हमारी पाठ्य पुस्तक, जैसे मैंने पहले बताया था, पाठ्य पुस्तक हिंदी के। अब चैप्टर का नाम जैसे मानो यहाँ पे हम दोहे ले लेते हैं, चैप्टर का नाम क्या है बेटा, दोहे। तो हमने लिख दिया हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के दोहे नामक पाठ से लिया गया है, दोहे नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, इसके जो कवि हैं, इसके कवि रहीम जी हैं। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा संदर्भ। अब आ जाओ प्रसंग पर। प्रसंग क्या होता है, प्रसंग में ये होता है कि आपको जो दोहा है, जो दोहे का आंसर है, उसको ऊपर ऊपर से बताना है कि भाई इसके अंदर किसके बारे में बात हुई है। तो जैसे अभी हमारा है, जो रहीम ओछो बड़े तो अति ही इतराए, प्यादे सो फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। इसका मीन्स ये है, आइए हम इसमें बात करते हैं शतरंज की। इसमें आपको पता ही है कि भाई जो एक इसमें प्यादे की बात हुई है, तो एक ये शतरंज का पार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें ओछो बड़े तो अति इतरा, ये सारी एक्सप्लेन करना है कि क्या बोल रहा है। तो मैं आपको बता देती हूँ, इसमें है सबसे पहले शतरंज के खेल की प्रासंगिक हिस्से को समझे। अब हिस्सा क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए भाई कि शतरंज में कौन सा क्या हिस्सा है, किसका क्या वो बनता है। तो हम इसमें लिखेंगे, प्यादे से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए, रहीम की अत्यंत प्रभावशाली शुक्तियों में से एक है। जनता के बीच ये कहावत के रूप में खूब प्रचलित है। यानी कि रहीम कहते हैं, यदि किसी साधारण व्यक्ति को किन्हीं कारणों से कोई ऊंचा पद मिल जाता है तो वो इतना इतराने लगता है, इतना कि जैसे शतरंज के खेल में प्यादा फर्जी बनते ही टेढ़ा टेढ़ा चलने लगता है। ठीक है, तो हम प्रसंग में बताएंगे कि इसके अंदर, इस दोहे में, हम ऐसे लिख लेंगे, इस दोहे में किसकी बात की गई है, इस दोहे में शतरंज के, हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे, शतरंज के प्यादे की तुलना किससे की गई है, शतरंज के प्यादे की तुलना एक घमंडी व्यक्ति से की गई है,
जो अपनी या अपने जो भी अपने औहदे पर, ठीक है, क्या कर रहा है, ये इतरा रहा है। ठीक है, अपने या पद पर इतरा रहा है। तो ये हमें प्रसंग में हमें इसको मोटी मोटी सी बात बतानी है कि हाँ भाई इसमें इसकी बात हो रही है। ठीक है, संदर्भ में हमने इसको बता दिया कि भाई ये इस पुस्तक से है, इस पाठ से है, इसके कवि ये हैं। प्रसंग में हमने बता दिया इसके अंदर ये बात हो रही है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जो लास्ट हमारी चीज रह जाती है वो रह जाती है व्याख्या। क्या रह जाती है? व्याख्या। अच्छा, व्याख्या के अंदर क्या आ रहा है आपका? व्याख्या यानी कि एक्सप्लेनेशन। व्याख्या में हम बिल्कुल इसका मतलब बताएंगे कि इसमें क्या है, क्यों है, किस लिए है, एक्सप्लेन करेंगे पूरा। तो यहाँ पे हम अब यहाँ पे रहीम आ गया, तो हमको पता है ये रहीम जी ने लिखा है। तो रहीम जी यहाँ पर बताते हैं कि क्या बताते हैं कि यदि किसी साधारण, ठीक है, व्यक्ति को किन्हीं कारणों, अब कोई भी कारण हो सकता है, देखिए कभी कभी लक भी होता है, कभी कभी ये होता है कि चालाकी से या कैसी भी कारणों से कोई ऊंचा, भाई क्या है ये ऊंचा, यानी कि ऊंचा जो पद मिल जाता है, तो वह उतना ही इतराता है। कितना इतराता? भाई देखो यहाँ पे इतराता लिखा है, उतना ही इतराता है जैसे कि शतरंज के खेल में प्यादे, भाई एक जो शतरंज का खेल होता है उसके अंदर एक ये समझ लीजिए प्यादा होता है, मंत्री होता है और राजा होता है। इस तरीके से चीजें होती हैं उसमें छोटी छोटी, ठीक है, टॉयज या टूल्स मान लीजिए। ठीक है, प्यादा फर्जी बनते ही क्या करता है भाई? टेढ़ा, क्योंकि उसके अंदर पावर आ जाती है। पहले वो कुछ नहीं होता, फिर वो जब प्यादा बनता है तो क्या टेढ़ा चलने लगता है, यानी कि उसकी चाल उसको मिल जाती है। कैसी चाल मिल जाती है उसको? ऊंची चाल मिल जाती है, ऊंचा पद मिल जाता है, तो उसको ये लगता है कि उसने पता नहीं क्या ही प्राप्त कर लिया, तो वो उस पद पर इतराने लगता है। ठीक है, उसमें घमंड आ जाता है। तो जब किसी व्यक्ति, अब इसको हम और एक्सप्लेन करेंगे कि जब किसी व्यक्ति को उसके गुण, शक्ति और सामर्थ्य से बढ़कर, यानी कि गुण, अब सीधी सी बात है भाई, जब उसके अंदर ये गुण होगा तो वो क्यों उतराएगा? वो तो ये सोचेगा मेरे अंदर तो ये क्वालिटी है, तो मैं क्यों इतना ज्यादा ईगो लाऊं या इतना ज्यादा ओवर एटीट्यूड लाऊं। ठीक है, अब जिस बंदे के अंदर कुछ भी नहीं है, अगर उसे कुछ मिल जाता है तो वो क्या करेगा? इतराएगा। ठीक है, ये भी एक स्वभाव होता है, ये भी एक व्यक्ति का स्वभाव होता है। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, बट कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि जब उनको जरूरत से ज्यादा मिल जाए, या वो उनमें ये गुण है नहीं, उनके अंदर वो क्वालिटी है ही नहीं, पर वो चीज उनको मिल जाती है तो क्या करने लगते हैं? वो इतराने लगते हैं। ठीक है, सामर्थ्य का मतलब होता है यहाँ पे कि आपकी कोई कैपेसिटी नहीं है, आपके अंदर कोई वो ताकत ही नहीं है वो पद हासिल करने की, बट आपको हो गया।
कुछ अधिक प्राप्त हो जाता है तो भाई वह हम सीधे लिख देते हैं घमंड में आ जाता है। किस में आता है? घमंड में आ जाता है। तो इस प्रकार आपको बेटा एक्सप्लेन करना है, क्योंकि व्याख्या का मतलब, एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है कि आपको ऐसे बताना है जैसे सामने वाले को कुछ पता ही नहीं है। आपको बिल्कुल ये सोचना है कि एग्जामिनर कुछ भी नहीं जानता, मुझे अपने श्लोक को या दोहे को ऐसे एक्सप्लेन करना है कि उसको जो है एकदम बिल्कुल सटीक शब्दों में समझ आ जाए। बहुत ज़्यादा इजी हमको वर्ड लेने, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको किताब के मुताबिक रटना है, कोई ज़रूरत नहीं है, बस सीधे से आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, बट एक चीज़ ख्याल रखिएगा कि अपने शब्दों में जब आप लिखें तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा बुक, मतलब जो बुक में वर्ड होते हैं वैसा लिखें। अपने शब्दों में, हम रोज़ वाले जो हमारा जीवन होता है उसमें हम बहुत सारे ऐसे शब्द बोलते हैं जो बिल्कुल मीन्स उनका बिल्कुल ठीक नहीं होता, बस हम बोलते हैं इसलिए कि लोग सामने वाले समझ जाते हैं, हम समझ जाते हैं। पर हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि भाई ये हमें एक एग्ज़ाम दे रहे हैं, हमारी नोटबुक है जिसमें हमें एक ऑफिशियली लैंग्वेज लिखनी है, बट थोड़ा बहुत चलता है, बट इतना नहीं, ठीक है। जैसे माने यहाँ पे व्यक्ति है, कोई इंसान लिख देता है, कोई आदमी लिख देता। अब यहाँ पे हम आदमी नहीं लिख सकते, क्योंकि भाई यहाँ पे व्यक्ति से यहाँ पे सभी लोग आ जाते हैं, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, ठीक है। तो इस प्रकार आपको अपना ये करना है। तो भाई जिसको भी ये चीज समझ में नहीं आई हो तो बता देना। हमारा जो आज का टॉपिक था, हमारा टॉपिक था प्रसंग, व्याख्या और संदर्भ, ठीक है। ये हमारा इतना टॉपिक था, इसको आपको क्लियर करना था। जिसको नहीं समझ में आया हो वो कमेंट बॉक्स में भेजना, और मैं नेक्स्ट टाइम इसको दूसरा आपका टॉपिक लेकर आऊँगी। हिंदी या इंग्लिश का चैप्टर तो मैंने आपको बता ही दी, उसके साथ साथ मैं और बुक्स भी लाने वाली हूँ, केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह, आपकी होम साइंस, उसको भी स्टार्ट करूँगी बेटा। तो अब ये है कि नेक्स्ट में आपको एक शॉर्ट में आपको एक श्लोक डालूंगी, शॉर्ट वीडियो में, सारे बच्चे उसको देखेंगे। फिर कमेंट बॉक्स में उसका मुझे आंसर चाहिए कि मैम ये कहाँ से कैसे, मतलब आप उसमें बता सकते हो। हाँ, इतनी मैं हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि आपके पास अगर बुक नहीं है तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ये किसने लिखा है, और ये दोहे में से आया है या तुलसीदास से आया है, ये मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। बाकी आपको कोशिश करनी होगी, ठीक। तो इतना आज के लिए आपका। नेक्स्ट वीडियो में या तो मैं आपका इंग्लिश का कोई चैप्टर लाऊंगी या हिंदी का कोई चैप्टर नेक्स्ट वाला, ठीक है। और आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, साथ ही साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या किसी को ये फील हो रहा है कि कोई सब्जेक्ट उसका कंप्लीट नहीं है, बिल्कुल भी उसको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसके बारे में और चीज़ें आपकी करा दूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप NIS विद अमन हयात, आप इसको फॉलो कर लीजिए, यानी कि सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए आपको कैसा लगा। अगर आपको कोई और इम्प्रूवमेंट भी चाहिए कि मैम हमको आवाज़ नहीं आ रही या दिखाई नहीं दे रहा है, आप दूर से या पास से कैसे लिखिए, वो सब आप बिल्कुल फ्रीली शेयर कर सकते हैं, ठीक है। वो मैं आपकी चीज़ को पूरा करूँगी। थैंक यू सो मच।